हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि जीवन की वास्तविकताओं को कैसे आपको स्वीकारना है, क्योंकि जीवन में अनेकों ऐसी वास्तविकताएं जो कि दुखद होती हैं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें नकारते रहते हैं हम बहुत ज़्यादा पीड़ा में होते हैं। ये पीड़ा आपको किसी भी बीमारी का शिकार बना देती है, साथ ही साथ परिवार भी इससे परेशान हो जाता है। वास्तविकता से झगड़ा नहीं जा सकता, वास्तविकता को केवल स्वीकार किया जा सकता है। तो किस तरीके से हम उसे स्वीकारें और अपनी उस पीड़ा से बाहर आएं, हम सीखेंगे। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अफर्मेशन करने के लिए सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि किसी भी साइकोलॉजिकल हीलिंग जर्नी में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन तो ज़रूर से ही करने हैं। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप जो कि एक मास्टरपीस है, उसको पढ़ना है और लोगों को भी पढ़ाना है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो ज़रा केस के बारे में समझते हैं। ये 42 साल के एक व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी की 3 साल पहले कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। अब इनकी पत्नी को कैंसर था तो उसमें किसी का भी कोई दोष नहीं। अब किसी को कैंसर हो गया है तो घर वाले इलाज भी कराते हैं, इन्होंने भी इलाज कराया उसका, लेकिन जितना भी इलाज कराया, जितना भी ये देखभाल कर सकते थे, इन्होंने उस वक्त जितनी भी इनकी समझ और सामर्थ्य थी उसके हिसाब से इन्होंने किया। अब हुआ क्या कि ये काम पर भी जाते थे, अपना काम तो कर रहे हैं ना, तभी तो आपके फंड्स आएंगे, तभी तो आप इलाज भी करवा पाएंगे। इनकी पत्नी कई बार ये इच्छा जाहिर करती थी कि आप मेरे साथ रुक जाओ, आप मुझे थोड़ा सा और समय दो। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति काम पर जब उसे जाना होता है, उसे ये है कि मेरे फाइनेंसेस तभी आएंगे भाई जब मेरा काम अच्छी तरीके से चलेगा। तो वो कई बार थोड़ा बहुत रुक जाते थे, कई बार वो अनदेखा इसको अनसुना कर देते थे और चले जाते थे। तो मतलब इनको ना क्या हुआ, जब उनकी पत्नी की डेथ हो गई तो इनके मन में ये आया कि मैं अपनी पत्नी को उतना समय नहीं दे पाया जितना मुझे देना चाहिए था। मैंने उसकी इच्छा अधूरी छोड़ दी। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ समय बिताऊं, लेकिन मैं उसे समय नहीं देता था। वो पता नहीं मेरे पीछे रोती होगी, पता नहीं मेरे पीछे कितनी उसको पीड़ा होती होगी, क्योंकि कैंसर वाले पेशेंट को बहुत पीड़ा का भी सामना करना पड़ता है। कितना भी इलाज करा लें, लेकिन अगर किसी का कैंसर बिगड़ जाता है तो वहाँ पर उसको बहुत पीड़ा से भी होकर गुजरना पड़ता है। तो ये केयर करते थे, कई बार उस पीड़ा को समझ नहीं पाते थे तो थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाते थे कि थोड़ा बर्दाश्त करो, सहो। तो ये हर घर में चलता है कि कभी कभी इंसान खुद अपनी बात पर परेशान होता है तो परेशान व्यक्ति के साथ भी थोड़ा सा वो हार्श बिहेवियर करने लगता है या नहीं समझ पाता। उनको ऐसा तो कुछ नहीं था कि भाई मेरी पत्नी की डेथ ही हो जाएगी, हर आदमी यही सोचता है कि इलाज कराएंगे तो वो बच जाएगी, लेकिन वो बच नहीं पाई, डेथ हो गई। 2 छोटे बच्चे अपने पीछे वो छोड़ गए। अब इनको ना पत्नी की डेथ के बाद अंदर अंदर सोच सोच के कि मैंने पत्नी को समय नहीं दिया। 2 बच्चों को देखते थे तो वो मम्मी के बारे में बोलते थे, पापा मम्मी आपके पीछे बहुत रोती थी, मम्मी को बहुत दर्द होता था। इस तरीके से आपस में बच्चों की और पापा की जब व्यक्ति की बात चल रही थी तो इनके मन में ये सोच सोच कर कि मैंने अपनी पत्नी को टाइम नहीं दिया, मैं उसकी स्थिति सही तरीके से समझ नहीं पाया। अगर मैं उसकी स्थिति समझ पाता, उसको थोड़ा सा टाइम देता, वो इतनी पीड़ा में है, इतना उसको कष्ट होता है, तो शायद मैं और उसका बेटर इलाज करा पाता और उसके लिए कुछ कर पाता। तो इस तरीके से उनके अंदर गिल्ट आ गया। अब वास्तविकता तो ये है कि पत्नी चली गई है, पत्नी चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन इस वास्तविकता को वो स्वीकार नहीं रहे हैं। वो अपने आप को बार बार धिक्कार रहे हैं। वो इस तरीके से अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि मैं कितना ख़राब इंसान हूँ, मैं पति के नाम पर धब्बा हूँ, बिल्कुल मैंने अपनी पत्नी को समय नहीं दिया। अब ये सब जब उनके साथ चल रहा था तो ये चीज़ उनके मन में एक शिकायत की तरह बैठ गई भगवान से कि भगवान आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, बहुत ही ज़्यादा आपने मेरे साथ गलत कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ अभी, क्योंकि 42 इयर्स की एज उनकी है, तो उसमें भगवान से भी एक लड़ाई चल गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, अब समझते हैं हम, जैसे लाइफ में कोई भी ना पेनफुल सिचुएशंस आती हैं, तो इनकी लाइफ में क्या आया, ये पेनफुल सिचुएशन आ गई। अब ये जो पेनफुल सिचुएशन थी ये इन्होंने इनवाइट तो की नहीं, कोई भी नहीं इनवाइट करता अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की पेनफुल सिचुएशन। ये पेनफुल सिचुएशन लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि इनकी पत्नी को कैंसर हो गया और इलाज कराने के बावजूद भी वो बच नहीं पाई। तो यहाँ पर इस पेनफुल सिचुएशन को क्या होना चाहिए था, डायरेक्ट अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है कि भाई ठीक है, जो कुदरत की मर्जी थी वो हो गया,
क्योंकि अपनी तरफ से आदमी अपने जो प्रियजन होते हैं उनको बचाने का प्रयास ही कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं बच पाते हैं तो स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि ये अटल सत्य है। जो डेथ है वो अल्टीमेट ट्रुथ है, और सबकी डेथ होनी है, कोई ना कोई रीज़न बनता ही है किसी ना किसी की डेथ का। अब कैंसर उन्होंने भी नहीं करवा दिया था उन्हें कि जानबूझ के वो उनके कैंसर का कारण थे। तो यहाँ पर क्या था कि एक रियलिटी सामने आकर खड़ी हुई जो बहुत पेनफुल था, क्योंकि इतनी यंग एज में उनकी पत्नी चली गई, पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई हैं, और पूरी फैमिली ही पूरी तरीके से बिखर जाती है। लेकिन फिर भी वास्तविकता चाहे कितनी भी दुखद हो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर एक्सेप्ट ना करने की वजह से क्या है, नॉन एक्सेप्टेंस उसमें कि ये कैसे हो सकता है, भगवान ने अच्छा नहीं किया। मतलब भगवान से एक ऐसी कॉन्वर्सेशन चलना कि मेरे साथ ही क्या किया, पुराने जन्मों का कुछ कर्म सामने आ गया, क्या आ गया, ये बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, अब इन बच्चों का क्या होगा, वही सब यहाँ पर एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से क्या था, नॉन एक्सेप्टेंस थी यहाँ पे। अब यहाँ पर जब नॉन एक्सेप्टेंस होती है तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से आपके अंदर ना टिपिकल थिंकिंग आती है। अब आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो टिपिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, जो इनके अंदर डेवलप हो रही थी कि कुछ पुराने जन्मों का कुछ कर्म सामने आ गया है, भगवान ने अच्छा नहीं किया, 2 बच्चों के बारे में नहीं सोचा, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मुझे अपनी पत्नी को ज़्यादा समय देना चाहिए था, वो मुझसे कहती थी कि तुम रुक जाओ, लेकिन मैं नहीं रुका, पता नहीं कितने कष्ट में रहती थी मेरे पीछे, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझे यहाँ इलाज कराना चाहिए था, मुझे वहाँ इलाज कराना चाहिए था, मुझे उसकी मम्मी को बुला लेना चाहिए था, कोई घर में साथ रहता तो अपने मन की बात कह पाती, ना जाने क्या कहना चाहती थी, क्या था, मैं उस पर गुस्सा हो जाता था, झड़प देता था उसे, अपने आप को ही धिक्कार रहे थे कि मैं एक पति होने का फ़र्ज़ अच्छी तरीके से नहीं निभा पाया। पता नहीं पिछले जन्म में भी क्या पाप कर्म मैंने ऐसे किए थे कि अच्छी भली पत्नी होते हुए भी मैं उसकी कद्र नहीं कर पाया, और मुझे ये सज़ा मिली कि वो मुझे छोड़कर चली गई। अब ये सब क्या है, एक टिपिकल थिंकिंग। अब टिपिकल थिंकिंग में क्या होता है, एक्सेप्टेंस नहीं है रियलिटी की, आप मेंटली रूमिनेट कर रहे हैं, बस आपके दिमाग में वो सब चीज़ें बार बार चल रही हैं। तो अब यहाँ पर ये टिपिकल थिंकिंग इनको क्या कर रही थी, इनको गिल्ट का शिकार बना रही थी, इनको गिल्ट का शिकार बना दिया। लगातार इस गिल्ट वाली टिपिकल थिंकिंग से इनके अंदर एंग्जाइटी ट्रिगर हो गई, एंग्जाइटी आई तो इनको स्लीपिंग इश्यूज हो गए। अब जब नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी तो इरिटेशन डेवलप हो गई, इरिटेशन डेवलप हुई तो इनको यहाँ पर क्या हुआ, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, फाइनेंशियल लॉस होने लगा। आप देख रहे हैं टिपिकल थिंकिंग कैसी तबाही मचाती है। गिल्ट पैदा हुआ, वो गिल्ट वाली टिपिकल थिंकिंग से अंदर 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 इनको एंग्जाइटी ट्रिगर हो गई, फिर स्लीपिंग इश्यूज हो गए हैं, फिर इनको इरिटेशन हो गई है, उस इरिटेशन की वजह से इनके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, क्या कहते हैं, हो गया काम को, फाइनेंशियल लॉस हो गया। अब बिहेवियर में भी इरिटेशन रहता था तो वो बच्चों पर भी निकल जाती थी, कई बार अपने ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन होती थी, कई बार जो उनका काम था, जो उनके साथ लोग काम करते थे उन पर निकल जाती थी, काम पे जाने का भी मन नहीं करता था, फाइनेंशियली भी इनकी स्थिति खराब होती जा रही थी। और ये सब में तो इस सब का अल्टीमेट इफेक्ट मतलब क्या है, आपका हेल्थ का, आपका पिलर हिल गया। अब हेल्थ हिल गया तो अब यहाँ पर वेल्थ पर भी असर आ रहा था, और फिर डेफिनेटली आपके रिलेशन भी खराब हो रहे होते हैं। अब ये 3 मेन पिलर होते हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, जिससे किसी इंसान का लाइफ का कॉन्फिडेंस बना रहता है। अब क्या हुआ, पत्नी चली गई, वापस तो आ नहीं सकती है, हेल्थ सफ़र कर लेंगे आप, आपकी वेल्थ भी सफ़र कर रही है, आपके रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहे हैं। इस सब से क्या होगा, जो लोग ज़िंदा हैं उन लोगों पर भी मुसीबत आ जाएगी। बच्चों को आप अगर अच्छे से टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चों पर भी इरिटेट हो रहे हैं, कई बार अपने आप को कोसे जा रहे हैं, तरह तरह से परेशानी और भी बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं, इंसान के गलत राह पर भी चल जाता है, तो ये भी निकल पड़े, अल्कोहल स्टार्ट कर दिए।
स्मोक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये क्या होते हैं, अनहेल्दी कोपिंग वेज होते हैं। अब इसमें से क्या होता है कि आपने अल्कोहल लिया, चलिए आप एक दूसरे जोन में चले गए, आपको लगा कि प्रॉब्लम चली गई है, प्रॉब्लम नहीं जाती है। जैसे ही आप उस स्टेट से बाहर आएंगे, आपको सामने वास्तविकता वो की वही खड़ी भी दिखाई देगी। मतलब अगर आपके सामने कोई खतरा है और आप अपनी आंखों पर हाथ रख लें, तो खतरा थोड़ी ना टल जाएगा उससे। तो बिल्कुल ऐसे ही वास्तविकता के साथ होता है कि आपने वास्तविकता तो कुछ बदलने के लिए कर सकते हैं नहीं, वास्तविकता को केवल स्वीकारना पड़ता है और नई वास्तविकताएं जीवन की बनाई जाती हैं प्रयासों से। अब वो सब पे तो आपका ध्यान है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी एस्केप ले रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। यही इनके साथ हुआ, इनको एंग्जाइटी होने लगी। अब इनके मन में क्या हुआ कि भगवान से जो लड़ाई चल रही थी, तो इनके मन में जो भगवान से लड़ाई चलती थी, लगातार ये कोसते रहे, साल 6 महीने लगातार कोसते रहे भगवान को। तो क्या हुआ, इनके दिमाग में इस तरीके का थॉट आने लगा कि जैसे ये भगवान की मूर्ति को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी जो एक कांस्टेंट जो फाइट थी ना, एक कांस्टेंट फाइट इनकी किससे हो गई, गॉड से हो गई। अब जब भगवान से लड़ाई हो गई, आपके मन में भगवान के प्रति नाराज़गी चल रही है, तो वहाँ पर क्या है कि भगवान के प्रति नाराज़गी चल रही है। आप कोस रहे हो भगवान को कि किस जन्मों का बदला दिया है, ये क्यों किया, मेरे साथ ही होना था, मैं नहीं मानता भगवान को, भगवान है, भगवान ने 2 बच्चों के बारे में नहीं सोचा, ये नहीं, तरह तरह से वो सब इनके मन में गहरी नाराज़गी चल रही थी। अब किसी इंसान को ऑलरेडी परेशान है, अब आप इतना एंग्शियस होंगे, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, अल्कोहल आप पीना शुरू कर दिया, स्मोक आप करने लगे हैं, इरिटेटेड आप रहते हैं, काम पे आप नहीं जाते हैं, और इस तरीके से बार बार सोचते रहते हैं, भगवान को आप कोस रहे हैं। तो इतना सब कुछ नेगेटिव अंदर चलने की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ ही जाता है, मतलब अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ ही जाती है। तो जब भी अंदर की केमिस्ट्री डिस्टर्ब होती है, तो कुछ इंट्रूसिव थॉट्स या इमेजेस इस तरीके की आ जाती हैं। तो वहाँ पर वो इंट्रूसिव इमेज के उसमें क्या था, इनको लगता है भगवान की मूर्ति तोड़ रहे हैं। अब भगवान की मूर्ति तोड़ रहे हैं, तो वो एक इंट्रूसिव इमेज थी, तो उसको समझना है हमें क्यों आ रही है, क्योंकि अंदर ऑलरेडी भगवान के प्रति बहुत सारा नाराज़गी, हम कोस रहे हैं उनको बुरा भला, तो दिमाग ने इस तरीके की इमेज बना दी। तो उसमें क्या हुआ, इनको और ज़्यादा, पहले तो गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद इनको डर लगने लगा कि भगवान का मैंने डायरेक्टली कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन अब मेरे दिमाग में इस तरीके की इमेज आ रही है कि मैं भगवान की मूर्ति तोड़ रहा हूँ, मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं था, तब मेरी पत्नी छीन ली, और अगर अब मैं इनकी मूर्ति को ऐसे तोड़ने के लिए पता नहीं मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में इमेज आ रही है जो भी, तो इनके अंदर डर पैदा हो गया। डर पैदा हो गया कि भगवान की मूर्ति को तोड़ने का ऐसा मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं भगवान से नाराज़ हूँ। तो इन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं भगवान से नाराज़ हूँ, मैं भगवान की मूर्ति शायद अंदर से तोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, और उससे डर अंदर पैदा हो गया। अब डर पैदा हो गया तो डर क्या पैदा हुआ कि भगवान की मूर्ति तोड़ना, यानी कि भगवान और प्रकोप फैला देंगे, अपना प्रकोप फैला देंगे, हो सकता है मेरे बच्चों को छीन लें मुझसे, मुझे कुछ करते, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएं बिल्कुल। तो वो डर पैदा हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि इनकी कांस्टेंट फाइट थी गॉड से, तो इनके अंदर कुछ इंट्रूसिव इमेज आने लगी। ये इंट्रूसिव इमेज जब आई तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो फियर आने लग गया इनके दिमाग में। अब ये फियर आया तो इन्होंने जहाँ पर लगातार झगड़ा कर रहे थे भगवान से, तो वहाँ पर इनको क्या हुआ, इन्होंने मन्नत मांगनी शुरू कर दी कि भगवान अगर मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ ठीक हो गया, मेरे अंदर से ये जो तस्वीर आ रही है ये चली गई, और मैंने जो है ना शक्ति बढ़ा ली अपनी, मेरे अंदर स्वीकार कर लो मैं इतने बड़े गहरे दुख को, ये सब कुछ है, तो मैं नंगे पाँव जो है ना मंदिर आया करूँगा रोज़ाना। ये इन्होंने मन्नत उठा ली। अब ये मन्नत उठा ली इन्होंने, मन्नत तो निकल गई इनके अंदर से, लेकिन उस मन्नत को पूरा करने का या कुछ भी इस तरीके का कोई साहस नहीं था। तो उनको डर लगने लगा कि मेरे मुंह से मन्नत निकल गई है, मैंने ये मन्नत नहीं पूरी करी, वैसे ही भगवान की मूर्ति को तोड़ने का मेरे अंदर से आ रहा है। अब मैंने ये मन्नत निकाली है, मैंने अगर ये मन्नत भी पूरी नहीं करी तो भगवान और बड़ा प्रकोप फैला देंगे। तो इस तरीके से चेन बनती चली गई। तो ये क्या हुआ कि मन्नत के लिए भी अगर मैंने पूरी नहीं करी तो और फियर रीइंफोर्स हो गया उनके अंदर। इस तरीके से अब उनका डर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बिल्कुल आंखों से नींद गायब और सब कुछ ऐसा है। तो क्या गलती हो रही थी उनसे गलती हो रही थी टिपिकल थिंकिंग की। समझिए ज़रा, एक होती है किसी भी पेनफुल सिचुएशन में, पेनफुल सिचुएशन आप कह दीजिए इसको, या कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो,
कोई भी अनएक्सपेक्टेड जब सिचुएशन होती है तो क्या होता है, एक होती है टिपिकल थिंकिंग, और एक होती है रेडिकल एक्सेप्टेंस। टिपिकल थिंकिंग जो होती है वो बेसिकली आपको वास्तविकता को ढंग से स्वीकारने नहीं देती, आपको ना ये डिनायल जोन में रखती है। ये आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करती है, आपको एंग्शियस कर देती है, और भी आप जानते ही हैं कि इतने भयंकर इमोशंस को ये ट्रिगर कर देती है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट आप फाइट कर रहे होते हैं रियलिटी के साथ, उल्टा सीधा दोषारोपण अपने ऊपर या हालात के ऊपर या किसी और के ऊपर कर रहे होते हैं। मतलब आप वास्तविकता को वास्तविकता ना मानकर उससे खिलवाड़ कर कर कुछ बदलने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश कर होते हैं, जो कि असंभव है। आप हमेशा हारेंगे ही हारेंगे, जो कि ये कर रहे थे और अपनी कंडीशन दिन पर दिन बदतर कर रहे थे। अब देखिए, इनको एक ऑब्सेसिव पैटर्न की इंट्रूसिव इमेज की भगवान की मूर्ति तोड़ रहे हैं, फिर मन्नत निकल गई मुंह से, जो इनका वो मन्नत भी कि भाई मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। हर आदमी को अपना पता होता है ना कि कह तो दिया नंगे पैर मंदिर जाना रोजाना, लेकिन नहीं होता हर एक के लिए पॉसिबल है। तो अब ये भी डर हो गया कि मन्नत नहीं पूरी करी तो मतलब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। अगर अभी भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती। अब देखिए, वो 2 मासूम बच्चों के साथ और बड़ा अन्याय हो जाता। तो हमें समझना है कि ये टिपिकल थिंकिंग जो है ना, ये एक बहुत ही गलत आइडिया है, बिल्कुल नहीं रखनी है। कितनी भी दुखद स्थिति क्यों ना हो, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वीकार करे बिना आप, जो इंसान मान लीजिए आपको छोड़कर चला गया है दुनिया से, वो वापस तो कभी आएगा नहीं। इससे बड़ा अल्टीमेट दुख तो किसी के जीवन में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा खोया है तो चलिए पॉसिबिलिटी है कि दोबारा आ जाएगा, है ना, कमा लेंगे आप। लेकिन इंसान अगर यहाँ से दूसरे धाम चला गया तो वो नहीं आएगा ना। तो अब ये क्या है, स्वीकारना ही पड़ेगा। तो रेडिकल एक्सेप्टेंस। अब रेडिकल का क्या मतलब होता है? रेडिकल का मतलब होता है होल, संपूर्ण तरीके से स्वीकार लेना। ठीक है, अब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो इमोशंस होते हैं, जो हम दुख महसूस कर रहे होते हैं, हमें कई बार ग्लानि महसूस हो रही होती है ना, हमें कई बार किसी भी तरीके की कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, उसमें हमें मान लीजिए किसी ने हमें रिजेक्ट ही कर दिया, ये पेनफुल सिचुएशन है किसी के लिए, तो उसमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा ना कि हाँ मुझे इंसल्टेड फील हो रहा है। तो कोई भी आपके जो इमोशंस हैं उनको आपको एक्नॉलेज करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जितने भी जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको क्या करो, आप इन नेगेटिव इमोशंस को एक्नॉलेज करो। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उसको आप एक्नॉलेज करो, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव इमोशन फील करते हैं तो हमारे अंदर कुछ नेगेटिव इमोशन भी हैं। अगर हम खुश होते हैं तो दुख भी हम कभी कभी महसूस कर सकते हैं। अगर हम प्यार महसूस करते हैं तो कभी कभी अपमान भी महसूस कर सकते हैं। तो हमारे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इमोशन है। तो नेगेटिव इमोशन अगर आप कभी फील कर रहे हो किसी भी रूप में, तो उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद आप जब उसको एक्नॉलेज कर लोगे कि हाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर जो बट है, बट के बारे में आप जानते ही होंगे ना, कि अगर 2 आप सेंटेंसेस जो है ना साथ में लिखते हैं और उसके बीच में बट लगा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पहले वाला है उसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाती है। तो बट के बाद फिर आपने अपना क्या किया, एक रियलिस्टिक पैटर्न बनाना है। अब देखिए, जैसे इसी केस का मैं बता देती हूँ कि हाँ मुझे दुख हो रहा है, मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने अपनी पत्नी को उतना समय नहीं दिया जितना समय मुझे उसे देना चाहिए था।
मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है और मुझे अंदर अंदर इस बात की बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही है कि शायद मैं उसकी कैंसर से जो उसको तकलीफ़ होती थी उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया। काश और अच्छी तरह से समझ पाता तो शायद मैं उसका और बेटर कुछ इलाज या जो भी मेरी कैपेसिटी में था मैं कर पाता, या कोई और रास्ता सूझता, मैं किसी से डिस्कस करता या कुछ और प्रयास करता। तो मुझे ये सब महसूस हो रहा है, लेकिन बट आ गया ना अभी, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है और ये जीवन की वास्तविकता है। मुझे इसे स्वीकारना ही होगा। शायद ऊपर वाले की यही इच्छा थी और अब जो भी वास्तविकता सामने आई है मैं उसे स्वीकारता हूँ और मैं सीख लेता हूँ। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप क्या है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है वो है लर्निंग। मैं सीख लेता हूँ कि अगर कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति किसी के भी जीवन में आई, किसी भी रूप में आई, तो मैं उस वक्त जो इस घटना से मैंने सीखा है उसका पूरा इस्तेमाल करूँगा कि अपनों को इलाज के साथ साथ हमारा समय भी चाहिए होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब आप बार बार इस तरीके के थॉट प्रोसेस को अपने आप को देंगे तो वहाँ पर आपका मन जो अभी तक आपको उस टिपिकल थिंकिंग में उलझा कर फंसा कर और पीड़ा दे रहा है, वहाँ पर वो पीड़ा कम होनी शुरू हो जाएगी। एकदम नहीं होगा कि आपने एकदम से एक रेडिकल स्टेटमेंट अपने आप को दिया तो एकदम से हो जाएगा, लेकिन जब आप बार बार अपने मन को ये चीज़ें दोहराएंगे तो आपका मन उसे स्वीकार लेगा। तो क्या करना है, सिंपल सा, आपने पहला कि हाँ मेरे को ऐसा दुख, पछतावा, ग्लानि, जो भी कुछ आपको महसूस हो रहा है आप महसूस होंगे, लेकिन ये जो बट है ना ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो बट है ये क्या है, जो पहले वाले इमोशंस हैं उनको इनवैलिडेट कर देगा। मतलब एक्नॉलेज करने के बाद कि हाँ तुम्हें एक्नॉलेज कर दिया, अब प्लीज़ जाओ, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब जैसे ही आप पहले इमोशंस को एक्नॉलेज करेंगे और फिर उनको बोलेंगे कि ठीक है आपकी प्रेजेंस लग गई है, अब आप जा सकते हैं, जाइए, तो आपने उनको क्या करा, साथ के साथ रिलीज़ करने के लिए भी, लेकिन जो वास्तविकता है आपका उसको आपने स्वीकारना है और सीख ज़रूर लेनी है, क्योंकि हर घटना आपको कुछ सिखाना चाहती है। जब आप उसे सीख ले लेते हैं तो फिर ये प्रकृति ये समझती है कि हाँ जो लर्निंग लेनी थी, जो एजुकेशन मिलनी थी, वो उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अब आगे आप उस लर्निंग का ध्यान रखेंगे। तो हमें सिंपल सा नेगेटिव इमोशन को एक्नॉलेज करना है, बट लगाना है, रियलिस्टिक पैटर्न को ऐड करना है, फिर लर्निंग को लेना है। क्योंकि जब आप ये 4 पैटर्न्स लगाते हैं, 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इस तरीके से अपना रेडिकल एक्सेप्टेंस देते हैं किसी भी पेनफुल सिचुएशन को, तो वो कितनी भी बड़ी परेशानी वाली परिस्थिति हो, कोई भी दुखद स्थिति हो, वो धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हो जाती है। अब आप वास्तविकता से लड़ते रहो। जैसे ये लड़ रहे थे 3 साल से, बच्चों पर इतना नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था, इनकी सेहत ख़राब होती जा रही थी, फाइनेंशियल लॉस में आते जा रहे थे, सब कुछ ख़राब हो रहा था, कुछ भी नहीं हो सकता था और इतनी यंग एज में ऐसा था। अब ज़िंदगी को जो है ना हमें आगे बढ़ाना होता है, तो और क्या क्या सोच सकते थे इसमें, इस तरीके से इन्होंने, मैंने कभी आपको बताया ऐसा सोचा, और भी सोच सकते कि अब ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है। मेरी पत्नी के साथ, हाँ मुझे दुख है अपनी पत्नी को बहुत खोने का, लेकिन ज़िंदगी का नाम चलना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है। तो हो सकता है कि ये अपने बच्चों के लिए कोई और अच्छी सा पार्टनर ढूंढ कर जो है ना शादी करते, क्योंकि अभी काफ़ी यंग एज है, बच्चों को भी और सपोर्ट मिलता, या फिर खुद ही जिम्मेवारी लेते कि हाँ मुझे अपने बच्चों को और अच्छी परवरिश देनी है, संभालते किसी भी तरीके से, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते, जिससे कि ये एक फादर के साथ साथ मदर का भी रोल निभा पाएँ। मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का आइडिया इनके दिमाग में आता, ना कि ज़िंदगी में वहाँ पर रुकने का। ज़िंदगी ना बिल्कुल बहते पानी की तरह है। आप देखो ना बहते पानी की नेचर कैसी होती है कि अगर वो कहीं पर भी रुक जाता है तो वो स्वच्छ निर्मल पानी भी सड़ने लग जाता है, लेकिन जब तक वो बहता रहता है तब तक उसमें कभी कोई कीड़े इस तरीके से चीज़ें नहीं पड़ सकती हैं। अगर वो कहीं पर किसी भी तरीके से रुकेगा, बस केवल तभी। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में अगर हम कहीं पर एक इवेंट पर रुक जाएंगे, किसी एक पर्सन पर रुक जाएंगे, तो फिर वहाँ से अंदर अंदर हमारे अंदर सड़न कैसे पैदा होती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के रूप में पैदा होती है, तो हम परेशान हो जाएंगे। अल्टीमेट ट्रुथ को भी आप ये तो चलिए एक अल्टीमेट ऐसा ट्रुथ हो गया है ना, बिल्कुल पेनफुल सिचुएशन। अगर आपको एक जॉब से भी रिजेक्शन मिल गया है
ठीक है ना। लोग तो उसके लिए भी बड़ा परेशान हो जाते हैं ना। एक आदमी का हाथ से मोबाइल गिरकर छूट गया है, वो टूट गया है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते आराम से, उससे भी लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ज़िंदगी में कोई भी छोटी बड़ी परेशानी हो, भाई देखो स्वीकारना तो पड़ेगा ही। तो सिंपल से क्या स्टेप याद रखेंगे आप कि सबसे पहले नेगेटिव इमोशंस को एक्नॉलेज करें। बट लगाते ही पहले वाले को एक्नॉलेज करने के बाद उसको बोलें कि अब तो मुझको जाना है, और उसके बाद फिर आप रियलिस्टिक पैटर्न बनाएं और फिर लर्निंग को ऐड कर दें। इसको बार बार रिपीट करें और इस प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अफर्मेशंस, मेडिटेशन करना कंपलसरी है। देखिए आपको ये करना ही होगा। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि मन को काबू करने के लिए आपको ध्यान और सांसों की क्रिया ज़रूर करनी है, क्योंकि इस सबसे आपकी साइकोलॉजिकल हीलिंग जर्नी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना होता है ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो सके। जब इनको बार बार एक्सेप्टेंस के लिए अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया गया, फॉरगिवनेस थेरेपी, इसमें इनको अंदर गिल्ट था तो फॉरगिवनेस थेरेपी भी हमने इनको करवाई, तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल इफेक्टिव प्रोसेस होता है। अगर आप चाहेंगे, आप चाहते हैं कि किसको साइकोलॉजिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉरगिव करते हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की भी आपको ज़रूरत है तो आप मुझे लिख दीजिएगा। मैं फॉरगिवनेस थेरेपी पे भी बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगी। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब कमेंट्स के थ्रू आप मुझे अपना प्यार देते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगी ताकि घर बैठे ही किसी की मदद हो सके। और चलिए मेरे बाद रिपीट कीजिए, बिना किसी दवाई के किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर आना बहुत ही आसान है। आप अपना बहुत ही खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।